गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। आपका कक्षा 8वीं में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8वीं का विषय भूगोल। और विषय भूगोल में इसके पूर्व जो हमारा पाठ चल रहा है वो है बेटा हमारा सागरीय नितल की संरचना। सागरीय नितल की संरचना में इसके पूर्व वीडियो में हमने सागरीय पर्वत एवं पठार देखे हुए हैं और सागरीय खाइयाँ एवं सागरीय गर्तें हम लोगों ने इसके पूर्व देखा हुआ है। आज हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा सागरीय निक्षेपण। ठीक है, तो ये सागरीय निक्षेपण क्या है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब सागरीय नितल जो कि हमने इसके पूर्व वीडियो में देखा हुआ है, यह विश्व के विभिन्न भागों का निचला गहरा भाग होता है। कभी आपको पूछा गया कि नितल क्या है, तो यह विश्व का सबसे गहरा और निचला भाग होता है। इसलिए यहाँ अनेक प्रकार के पदार्थों का संचयन होता है। अब मान लीजिए कि अगर ये निचला और गहरा भाग है तो इसमें बहुत सारे पदार्थों का संचयन भी होता है। उनका स्वरूप इस प्रकार है कि पहला है छोटे बड़े आकार के पत्थर। इसका स्वरूप में पहला भाग आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसमें बहुत सारे छोटे बड़े आकार के पत्थर होते हैं बेटा। मोती, खुरदुरी, रेत। जैसे इसके अंदर जो भाग होता है वो मोती होते हैं बेटा। इसके अंदर खुरदुरी रेत होती है। अगर मोती को ढूंढना है आपको तो आप गहराई तक जाना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे मोती छुपे आपको यहाँ पे मिलेंगे पहले भाग में। तो इसमें इसके अलावा मिट्टी के सूक्ष्म कण इत्यादि पदार्थ नदियों, हिम नदियों के द्वारा मध्य द्वीप के से बहकर आते हैं। तो इसमें जैसे देखिए बेटा, सागर में नदियाँ मिलती है, हिम नदियाँ भी मिलती है। इसमें बहुत सारे महाद्वीप होते हैं। तो इनसे महाद्वीप से बहकर आने वाली मिट्टी के सूक्ष्म कण इसके अंदर होते हैं और मुख्यतः इनका संचयन महाद्वीपीय मग्न तट पर होता है। तो इनका संचयन कहाँ पे होता है बेटा? महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट यानी कि ऐसा तट जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की गई होती है। इतनी गहराई में महाद्वीपीय मग्न तट पर इनका संचयन होते हुए हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इन पदार्थों का सागरीय निक्षेप, इन पदार्थों को हम लोग सागरीय निक्षेप कहते हैं बेटा। जैसे अगर मान लीजिए कि इन पदार्थों की थोड़ी सी अगर हमने मिट्टी या रेत हमारे पास ली और उसकी भौगोलिक अध्ययन से हमने इसकी जांच की और जांच में ये पाया जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से मिली हुई मिट्टी के कण हैं और वो बहुत ज़्यादा पुराने भी होंगे। ये भी आपको यहाँ पे साबित होगा बेटा। अब दूसरा भाग यहाँ पे दिया गया है कि सागरीय निक्षेप में और क्या क्या मिलता है हमें। तो ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर निकली हुई राख एवं लावा का भी निक्षेपण यहाँ दिखाई पड़ता है। मतलब इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, आपको पता है सागर में, और उसका प्रारूप मतलब ज्वालामुखी और अगर भूकंप मान लीजिए एक ही साथ आया तो वो जो है वो सुनामी बन जाता है। तो मान लीजिए कि ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ और वो बाहर निकली हुई जो राख होती है या फिर उसका लावा, इन सबका निक्षेपण यहाँ पे गहराई में देखा जाता है। अधिक गहराई में विशेषतः सागरीय मैदानों में मृदा के अति सूक्ष्म कण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में अगर हमने देखा तो सागरीय मैदानों में जो मृदा के अति सूक्ष्म कण होते हैं ना बेटा, वो भी यहाँ पे बड़े पैमाने में पाए जाते हैं। इनमें मृत सागरीय वनस्पतियाँ एवं प्राणियों के अवशेष भी मिश्रित रहते हैं और इन सागरीय मैदानों में की मृदा में बहुत बार प्राणी और मृत सागरीय वनस्पतियाँ होती बेटा, इनके अवशेष भी पाए जाते हैं। यह संपूर्ण मिश्रण अति सूक्ष्म कणों से बना रहता है एवं महीन कीचड़ की तरह होता है। ये जो मिश्रण अगर हमने देखा हाथ में लेकर तो ये बहुत ज़्यादा अति सूक्ष्म कणों से बना होगा और एक कीचड़ की तरह ये लगेगा। इसमें साधारणतः प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष का अनुपात 30% होता है। इसमें जो प्राणी और वनस्पतियों का अवशेष होता है, मतलब मान लीजिए कि 70% मिट्टी, रेत या चट्टानों से बहकर आई हुई मिट्टी होगी या हिम नदियों से बहकर आई हुई महाद्वीप की मिट्टी होगी, वो 70% हो तो 30% इसमें प्राणी और वनस्पतियों के अवशेष पे पाए जाते हैं। ये अवशेष अभी यहाँ पे सबसे नीचे गहराई में खुद वनस्पति या प्राणी तो गए नहीं डालने के लिए, ये बहकर आए हुए अवशेष एकदम मग्न तट पर पाए जाते हैं बेटा। इस महीन कीचड़ को सागरीय पंख कहते हैं। इस महीन कीचड़ को हम लोग क्या कहेंगे? सागरीय पंख कहेंगे। जैसे ये आकृति में आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा बेटा, ये है हमारा सागरीय निक्षेपण। ठीक है, यहाँ पे ज़मीन पर खेती की जा रही है या बड़े बड़े पहाड़ हैं
और उस यहाँ पे बड़े बहुत सारे झाड़ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये बहकर नदी आई हुई है, सागर में मिलती हुई आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही है बेटा। तो ये है हमारा आकृति 4.3 यानी सागरीय निक्षेपण। अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी आकृति की तरफ, वो है हमारा सागरीय निक्षेप। ये सागरीय निक्षेपण में इसके भूगर्भ में सबसे अंदर कौन सी मिट्टी किस तरह से प्राणी और वनस्पति के अवशेष के साथ जीवित रहती है, मिट्टी कीचड़ के कणों में फंसी हुई रहती है, जिसकी सागरीय मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है बेटा। मैदानों की मृदा यहाँ पे दिखाई देती है। ये सभी सागरीय निक्षेप में पाया जाता है। और ये देखिए बेटा, यहाँ पे मानव निर्मित पदार्थों का संचयन आपको तीसरी आकृति में आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मानव निर्मित पदार्थों का संचयन यदि बाहर निकाला जाए तो यहाँ पे मानव ने फेंके हुए कूड़ा कचरा, बूट, प्लास्टिक, थर्माकोल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। रिंग नज़र आ रही है, लोहे की रिंग, ये सब चीज़ें मानव समंदर में फेंक तो देता है, लेकिन बाहर वो समंदर उसे बाहर निकाल कर जमा करता है। तो ये सब मानव निर्मित पदार्थों का संचयन भी समुद्र में हमें पाने को मिलता है बेटा। तो यहाँ पे तीसरा भाग आपको यहाँ पे दिया गया है कि साथ ही कुछ ऐसे पदार्थों का संचयन भी होता है जो मानव निर्मित होते हैं। इनमें शहर का मैला पानी, ठोस अपशिष्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ, बेकार रसायनों, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थों के कारण जलमंडल में प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। अब देखिए, अभी तो हमने सागरीय निक्षेप और सागरीय पंख देखे, इसके अलावा मानव के फेंके हुए कचरे के बारे में भी आपको यहाँ पे समंदर में जो इसका संचयन होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी बताई गई है कि मानव निर्मित ये संचयन ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें मैला पानी, अपशिष्ट, ठोस मतलब कभी ना घुलने वाले ऐसे ठोस पाए जाते, प्लास्टिक जैसे हो गया या फिर थर्मोकोल हो गया। फिर इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी होती है। बेकार रसायन होते हैं, बहुत सारे बेकार फेंके हुए रसायन हो गए। अगर मान लीजिए हमें दवाई ख़त्म हो गई और दवाई उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, वो बेकार रसायन हो गया, उसको फेंक दीजिए समंदर में, हो गया। इतनी गंदगी हम लोग को नहीं करनी है बेटा, क्योंकि समंदर भी को मैला करना इसका अधिकार हमको किसी ने नहीं दिया है। प्लास्टिक इत्यादि पदार्थों के कारण जलमंडल में प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। तो ये सागर के अंदर रहने वाले प्राणियों के लिए भी खतरनाक चीज़ है ये सब चीज़ें डालना, वो भी इन चीज़ों से मर सकते हैं। ये पदार्थ सागरीय जीवन एवं वहाँ के पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होते हैं। इनमें भले ही प्रदूषणकारी घटकों का प्रमाण कम होता है, पर इनसे होने वाली हानि की संभावना अधिक होती है। देखिए, इस हानि में क्या हो सकता है कि प्रदूषणकारी घटकों का प्रमाण कम होगा, परंतु इससे होने वाली जो हानि है उसकी संभावना अधिक होगी। मतलब क्या होगा कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रसायन इसमें डाल दिया गया, तो वो खतरनाक रसायन डालकर बहुत सारी मछलियाँ मरेंगी, और मछलियाँ मरने के बाद यदि वही दुकान में बेचने के लिए लाई गई और वही हम लोगों ने ये खाई, तो इसका हमारे मतलब स्वास्थ्य के ऊपर बुरा परिणाम हो सकता है बेटा। इस वजह से हम लोगों को ये सोचना है कि महासागर में ऐसी गंदगी हमको नहीं करनी है, ना ही महासागर में और ना ही नदियों में भी, या नाले, नदी या तालाब में हमको ऐसी गंदगी करनी है। तो महासागर के जीवन का स्वरूप समझने के लिए एवं सागरीय नितल की जानकारी प्राप्त करने हेतु निक्षेप महत्वपूर्ण है। तो ये सागरीय निक्षेप जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमें सागर की रचना, उसका स्वरूप, इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। निक्षेपों के एक के ऊपर एक स्तर एवं सागरीय जल के दबाव के कारण निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब देखिए बेटा, इस आकृति में ये जो सागरीय निक्षेप आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इस सागरीय निक्षेप में एक के ऊपर एक स्तर बना हुआ है मिट्टी का, और इस मिट्टी के स्तर के सागरीय जल के दबाव के कारण निक्षेपण की प्रक्रिया में बहुत सारे चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो भाग आपको दिया गया है समुद्र तल, इसके बारे में आप लोग इसकी जानकारी पढ़िए, और फिर यहाँ पे जो देखो होता है क्या, इसमें भी आपको बताया गया है सागरीय महासागरों के ज़मीन में आने वाले पदार्थों का निक्षेपण किस तरह से होता है, इसमें आपको बताया गया है। और थोड़ा दिमाग लगाओ में, लहरों के साथ बहकर आए पदार्थ
प्राकृतिक और अप्राकृतिक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक में वनस्पति, शंख, सिंपियाँ हैं। अप्राकृतिक में रासायनिक पदार्थ, धातु एवं प्लास्टिक एवं कांच है। इनका हमारे जीवन पर क्या असर होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है बेटा। कौन सी नष्ट में है और कौन सी नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। और आखिरी में यहाँ पे क्या आप जानते हैं के बारे में भी आपको बताया गया है जानकारी। सागरीय भूपटल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे आपको क्षयित होने वाली सागरीय भूपट की जगह आपको बताइए ऊर्ध्वगामी मैग्मा पिघलना आपको यहाँ पे बताई गई है। बताया गया है कि ज़मीन के अंदर किस तरह से ज्वालामुखी उभर कर आते हैं। फिर बढ़ते अंतर के साथ पुरानी चट्टानें, ये सब आपको जानकारी ये दी गई है। ये सब जानकारी आप लोग पढ़िए और इससे पढ़ने के बाद आपको इन भूगर्भीय रचनाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आप लोग पाठ से देखकर खुद लिखने की कोशिश करें। ठीक है, और इसके बाद आने वाला जो नया पाठ है वो है हमारा सागरीय धाराएं। ये अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।